Today we'll start a new chapter in civics, understanding diversity, stepping in. This is photography of a group of friends. It is a diverse group, but they are also similar in some way. Some ways have a discussion in the class on the various ways on which children are diverse. Also explain any similarity you may notice in the group. You may notice in the group and discuss the same about your own friends, group of friends. A rainbow looks beautiful to us because it has many colors, not just have one. In the same way, it would be quite boring for us if we were going to eat the same food every day or wear the same dress again and again. देखो, आपके जो ग्रुप आपके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो भी आपके नवोदय में है या आपके यहाँ पर फ्रेंड्स आते हैं या जो विलेज से जो बच्चे आते हैं, एयरफोर्स से बच्चे आते हैं, उनके जो भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनके आस पड़ोस में रहते हैं, उनके क्लास में है, तो वो आपने देखा होगा कि सभी फ्रेंड्स आपके डाइवर्स होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे सभी। उनका बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, कोई किसी एरिया से आता है, कोई किसी स्टेट से आता है, कोई किसी सिटी से आता है ना, तो लैंग्वेज का भी डिफरेंस होगा ऑब्वियसली, ठीक है, वो कोई और उनका नेटिव लैंग्वेज बोलते होंगे, आप कोई और लैंग्वेज बोलते होंगे, है ना, और उनकी फूड हैबिट्स डिफरेंट होगी आपसे, है ना, तो सभी चीजें ये होती है डिफरेंट, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये डिफरेंस डाइवर्सिटी क्यों है? अगर ये डाइवर्सिटी मान लो नहीं होती है, ठीक है, तो क्या होता, कोई हमारा कल्चर नहीं होता, ट्रेडिशन इतना डाइवर्स नहीं होता, ठीक है, होता पर इतना डाइवर्स नहीं होता, ठीक है, एक ही तरह के लोग होते, एक ही तरह का खाना खाते हैं, ठीक है, तो क्या होता, इतना एक तो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता हमारे जो जैसे इंडिया का ट्रेडिशन है, कल्चर है, जितना अट्रैक्टिव है, क्योंकि डिफरेंट है, हर जगह डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट ट्रेडिशन है, ठीक है। तो क्या आपको रेनबो, एक कलर का रेनबो अच्छा लगेगा? नहीं, जो डिफरेंट कलर्स का रेनबो होता है वही हमें अट्रैक्टिव लगता है और वही हमें अमेज करता है, ठीक है, तो वही चीज हमारी डाइवर्सिटी में भी है, हमारी सराउंडिंग में जो डिफरेंट हैबिटाट है, डिफरेंट नेचर, डिफरेंट डाइवर्सिटी है सभी लोगों के बीच, तो ये क्या है, यही चीजें हमें अमेज करती है, और ये सेम नहीं हो सकती क्योंकि हर एरिया डिफरेंट रीजन में पड़ता है, इस वजह से ये ट्रेडिशन और कल्चर में डिफरेंस, ठीक है। चलो, आपको अगर कह दिया जाए कि एक ही टीवी चैनल आपके डिश में आता है या आपके टीवी में आता है, तो क्या रोज रोज आप उसी एक सिंगल टीवी चैनल को देखना पसंद करोगे? नहीं, हमें हर चीज में डाइवर्सिटी चाहिए होती है ना। In this lesson, we all know about diversity in India. What causes diversity and how diversity enriches our life. अब इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे हमारी डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को एनरिच करती है, एनरिच मतलब और उसको रिच बनाती है, ठीक है। और इसमें अब आ जाओ डाइवर्सिटी, व्हाट इज इट? Diversity is presence of variety in society or the state of being varied or different from one another. Diversity exists around us in several forms. People around us are different in various ways. They look different, they belong to different culture, they celebrate different festivals, they follow different religion and speak different languages and so on. Look at your classmate. Are not you all different from each other? देखो क्या होता है डाइवर्सिटी, क्या होता है डाइवर्सिटी, क्या है, सोसाइटी में वैरायटी है, हमारी इंडियन सोसाइटी में वैरायटी है, ठीक है। वैरायटी क्यों है? क्योंकि डिफरेंट रीजन में से लोग आते हैं, डिफरेंट रीजन के लोग हैं सभी, है ना, इसलिए ये डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब क्या होता है, जैसे कोई राजस्थान स्टेट का अगर स्टेट के लोग होंगे, आपके क्लासमेट्स जो होंगे राजस्थान के, वो उनका लैंग्वेज डिफरेंट है, उनका कल्चर डिफरेंट, उनके फेस्टिवल्स भी डिफरेंट होते हैं, मगर जो बच्चा किसी और स्टेट का आता है, कुछ सदर्न इंडिया से आता है हमारा, तो उसका क्या होगा, उसका आपसे टोटल डिफरेंट होगा सभी चीजें, ठीक है।
फेस्टिवल्स भी, लैंग्वेजेस भी, ठीक है। और इस और यही चीज आपको डाइवर्सिटी का मीनिंग समझाती है। जो आप अपने क्लासमेट्स को देखते हो ना, जो डिफरेंट रीजन से आते हैं, तो यही चीज डाइवर्सिटी का मीनिंग है। ऑन योर ओन फिल इन द सिंपल बायो स्केच एंड कंपेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंट्रीज। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको एक बायो स्केच बनाना है। नेम कोई भी आपका जो क्लासमेट जो आपको जो डिफरेंट रीजन से आता है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। नेम, एज, फेवरेट फूड, फेस्टिवल आई सेलिब्रेट, ठीक है। अच्छा, ये आपको क्लासमेट्स के साथ फिल करना है, ठीक है। इसमें आपको अपना नाम लिखना है, एज लिखनी है, फेवरेट फूड लिखना है, कौन सा फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करना ज्यादा पसंद करते हो, और मदर टंग, कलर आई लाइक द बेस्ट, कौन सा कलर अच्छा लगता है, फेवरेट गेम, तो ये आपको फिलअप करना है, ठीक है, आपकी चॉइस के हिसाब से। Factors causing diversity. People are different because of many reasons. Physical features, personal qualities, cultural backgrounds, and social and economic factors. All of these make everyone of us unique and different. अब देखो क्या होता है, जो ये डिफरेंस क्यों है सभी लोगों में? डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हमारा फिजिकल फीचर अलग है। फिजिकल फीचर मतलब हमारी अपीयरेंस अलग है। कोई कोई डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं हमारा, है ना, हम सब डिफरेंट कलर्स के हैं, कोई ब्लैक है, कोई वाइट है ना, तो ये रीजन के हिसाब से हमारा कलर है। दूसरा क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड भी हमारा डिफरेंट है, मतलब हमारा डिफरेंट, हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट हमारी ड्रेसेस हैं, है ना, डिफरेंट हमारा फूड हैबिट्स हैं, ठीक है। और सोशल इकोनॉमिक फैक्टर भी हमारे डिफरेंट है, ठीक है। all of these make very everyone one of us unique and different, और इस यही चीज हमें यूनिक और डिफरेंट बनाती है। फिजिकल डिफरेंस क्या है, each one of has different appearance. When you look at your classmate, you will notice that some are tall, some are short, some have curly hair, some have straight hair, some have black eyes, some have brown, blue or gray. Faces can be oval, round, squarish, ठीक है। तो ये क्या है कि अपीयरेंस भी कैसे डिफरेंट है, कोई तो बहुत लंबा है, कोई बहुत छोटा है, कोई किसी के हेयर्स कर्ली हैं, किसी के हेयर स्ट्रेट हैं, किसी की ब्लैक आईज हैं, किसी की ब्राउन आईज है, किसी के फेस ओवल शेप का है, राउंड शेप का है, स्क्वायर शेप का है ना, तो ये डाइवर्सिटी है। Personal qualities, some of us like outdoor life while some prefer it indoors. Some prefer certain hobbies, some like pursue another leisure activities. Some are outspoken, some shy. We all have different personal traits. देखो पर्सनल क्वालिटीज क्या होती है, किसी को इंडोर गेम्स पसंद है, या किसी को इंडोर एक्टिविटीज करना पसंद है, किसी को आउटडोर एक्टिविटीज करना पसंद है, किसी की हॉबी डिफरेंट है, कोई बहुत आउटस्पोकन है, मतलब बहुत कॉन्फिडेंट है, मगर कुछ लोग बहुत शाय है, बहुत शर्मीले हैं, ठीक है। ये हमारा क्या पर्सनल ट्रेट्स है, और ये सभी चीजें डाइवर्सिटी में आती है। कल्चरल डिफरेंस, many of us come from different states, speak different languages at home, follow different religion, worship different, celebrate different festivals, wear different clothes on special occasion, and eat different foods. हम क्या है, हम डिफरेंट स्टेट से आते हैं, कोई डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है, और डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते हैं, ठीक है। कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है ना, और हमारी वर्शिप भी टोटली डिफरेंट है हमारे से। कोई किसी भगवान को पूजता है, कोई किसी भगवान को पूजता है ना, तो ये भी चीजें डिफरेंट है। और दूसरी चीज क्या है, हमारी जो फेस्टिवल्स है वो डिफरेंट है। फेस्टिवल्स डिफरेंट है तो हमारी जो उस पे पहनने वाले क्लोथ्स हैं वो भी डिफरेंट है ना, हमारी फूड हैबिट्स डिफरेंट है। और however, in spite of all these differences, we all are friends and enjoy each other company. ये इन सभी जो differences के होने के बावजूद भी हम सभी friends हैं और आपस में बहुत रहना पसंद करते हैं, ठीक है। Social and economic differences. Caste system is the main reason behind the social differences in India. Unfortunately, this has led to many social problems like caste-based discrimination, caste conflicts, and caste domination. The Constitution of India prohibits any kind of discrimination on the basis of caste.
Untouchability is also a crime, has been abolished by law. अब देखो क्या है, हमारे जो कल सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एविल है जो कि कास्ट सिस्टम। ठीक है, कास्ट सिस्टम में क्या है, हमारा जो कास्ट सभी की डिफरेंट होती है, तो इसकी वजह से क्या है, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोग, ठीक है, आपस में। और कुछ कास्ट डोमिनेशन भी करती है दूसरी कास्ट पर, ठीक है। तो ये चीजें हमारी कानून के खिलाफ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ है, और ये बेसिकली एक क्राइम की तरह है, ठीक है। अगर कास्ट सिस्टम आपके कोई बच्चा फॉलो कर रहा है या कोई कर रहा है, तो वो एक क्राइम कर रहा है, ठीक है। और इवन अनटचेबिलिटी भी एक क्राइम की तरह है, जो कि हमारे कानून में लिखा हुआ है, कानून में एबॉलिश हुआ है, जिसको हम इलीगल मानते हैं। Income and wealth differences create economic difference, which makes some rich people rich and other poor. Difference in income leads to inequality, affecting people in many ways. Meeting basic needs like food, shelter, clothing, getting access to medical care, education and entertainment, etc. देखो क्या होता है, इकोनॉमिक डिफरेंस क्या होता है। इकोनॉमिक डिफरेंस बेसिकली ये जो रिच और पुअर का डिफरेंस है ना, इसे कहते हैं। कोई तो बहुत रिच है, कोई बहुत ही ज्यादा गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, ठीक है। तो जैसे हम सब लोग क्या, हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ठीक है। मगर कुछ आपके आस पड़ोस में, जैसे आप देखते होंगे, या आस पड़ोस में नहीं, बल्कि अगर जैसे आप अपने एरिया में देखोगे, तो कुछ लोग आपको बच्चे ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि जिनके पास मतलब कपड़े भी ढंग से नहीं वो पहने हैं उनके पास, और वो इवन वो उनके पास मतलब एक दिन का वो खाना भी उनका जुगाड़ करना वो भी इतना मुश्किल है उनके लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो इकोनॉमिक डिफरेंस है ना, ये हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा है, ठीक है। और कोई तो बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, कोई शेल्टर के लिए स्ट्रगल कर रहा है जिसके पास शेल्टर तक नहीं है, कोई कपड़ों के लिए स्ट्रगल कर रहा है, किसी के पास कपड़े तक नहीं है पहनने को, अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े नहीं है ना, और किसी के पास मेडिकल केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है। एंटरटेनमेंट क्या है, एंटरटेनमेंट जैसे आप लोगों का है, ठीक है, आप लोगों का एंटरटेनमेंट क्या है, आप कहते हो ना मेरे को वो वाला वीडियो गेम चाहिए, ठीक है, मेरे को वो वाला गेम चाहिए, वो वाला लैपटॉप चाहिए, तो ये क्या है, ये एंटरटेनमेंट है। मगर आपकी नीड्स क्या है, आपकी नीड्स ये हायर नीड्स है, बेसिक नीड्स नहीं है, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट कभी भी बेसिक नीड नहीं है, वो हायर नीड लाता है, ठीक है। और एजुकेशन एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि कुछ बच्चों की फुलफिल नहीं हो पाती है, ठीक है। स्टडी दीज पिक्चर्स, व्हाट stark difference do they show? What do you think is the reason for such a wide economic divide in India? अब देखो इसमें ये आपको कुछ पिक्चर्स दी भी हैं, ठीक है। मैं अपनी बुक में इसको अच्छे से देखूं क्लियरली, क्योंकि ये मेरी क्योंकि इसमें ढंग से शो नहीं कर रहा है। देखो क्या है कि एक फोटो कोई मेरे को लग रहा है कि कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की है, ठीक है, और दूसरी फोटो एक फार्मर की है, ठीक है, जो कि जिसकी शायद जमीन खराब हो गई, जिसकी फसल खराब हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिवाइड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तो जो इस मॉल में घूमने वाले लोग हैं, ठीक है, जो कि महंगे महंगे कपड़े खरीद रहे हैं, महंगे महंगे चीजें खरीद रहे हैं ना, जिनके पास इतना पैसा है कि उनकी बेसिक नीड्स तो सेटिस्फाई हो ही रही है, बल्कि जो हायर नीड्स हैं उनकी वो भी सेटिस्फाई करने में वो इस मॉल में घूम रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोग वहीं पे आप देखो कि उनका जो बेसिक जो रोजगार है, बेसिक उनका एम्प्लॉयमेंट है फार्मिंग, उसमें भी वो फेल हो गए, या उसमें भी उनकी फसल खराब हो गई, जिस वजह से क्या हुआ, उनको उनकी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो पा रही है, जैसे खाना, शेल्टर और ये सब भी उनकी फुलफिल नहीं हो पा रही। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिवाइड है, इकोनॉमिक डिफरेंस है हमारी सोसाइटी में। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन, सबसे बड़ा रीजन यही है कि एम्प्लॉयमेंट का सोर्स और अर्निंग, हमारी जो अर्निंग्स हैं वो डिफरेंट है, इस वजह से ये इकोनॉमिक डिवाइड इंडिया की इकोनॉमी में है। और स्टार्क डिफरेंस डू दे शो, और स्टार्क डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या है बेसिकली कि
डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों ही पिक्चर में? एक तो फार्मर इन फर्स्ट पिक्चर, people are moving in this शॉपिंग कॉम्प्लेक्स फॉर टू सेटिस्फाई हायर नीड्स, ठीक है। कुछ तो लोग यहाँ पर घूम रहे हैं सेटिस्फाई अपनी हायर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, और कुछ लोग ये अपना जो बेसिक एम्प्लॉयमेंट है जो फार्मिंग, उसको भी ढंग से सेटिस्फाई, हमारी अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो उनकी शायद फसल खराब हो गई या उनको कोई भी लॉस हो गया फार्मिंग में, ठीक है। अब आ जाओ डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी व्हाट इन टर्म्स ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन, कास्ट, कम्युनिटी, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, फूड, ड्रेस, festivals, etc. Different physical and geographical feature in different parts of India influence climates and in turn the food, attire, customs, culture of the people inhabiting these regions. देखो क्या, इंडिया एक डाइवर्सिटी लैंड जहाँ पर डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट चीजें जो हमने ऊपर पढ़ ली थी। अब डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में किसके टर्म्स में एग्जिस्ट करता है? पहली चीज कल्चर, दूसरा ट्रेडिशन, तीसरा कास्ट, कम्युनिटी, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, फूड, ड्रेस, फेस्टिवल्स, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा डाइवर्सिटी के टर्म्स हैं जिसकी बेसिस पे हमारी सोसाइटी, हमारा पूरा ये कंट्री डाइवर्स है। डिफरेंट फिजिकल जोग्राफिकल फीचर भी है कि कोई किसी रीजन में पड़ता है, कोई किसी उसके स्टेट, किसी कोई बहुत गर्म जगह पे स्टेट पड़ता है, कोई बहुत ठंडी जगह पे पड़ता है, कोई जहाँ पर एक मॉडरेट क्लाइमेट है ना। तो ये चीजें जोग्राफिकल फीचर्स के भी हिसाब से भी डाइवर्स है, और क्लाइमेट डिफरेंट है टोटली सभी रीजन का। कहीं पे तो बहुत ज्यादा सर्दी है, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है। और कहीं पे क्या है, बारिश ज्यादा है, कहीं पे एक अच्छा मॉडरेट क्लाइमेट ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा। तो ये भी एक डाइवर्सिटी का बहुत बड़ी रीजन है। दूसरा क्या है कि जिसकी वजह से क्या है, कल्चर, कस्टम, फूड और ये फूड हैबिट्स वगैरह ये सब डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो हमने इस डाइवर्सिटी का रीजन क्या, मेन रीजन क्या है डाइवर्सिटी का? एक तो फिजिकल और ज्योग्राफिकल फीचर्स डिफरेंट है सभी इंडिया के पार्ट्स के, जिसकी वजह से सभी चेंजेस आ जाते हैं फूड में, अटायर में, कस्टम में, कल्चर में और कास्ट में, रिलीजन में। ये सब भी इस रीजन के हिसाब से, रिलीजन तो नहीं कहेंगे मतलब, बट कास्ट, ट्रेडिशन, ये सब हमारा इस वजह से होता है, ठीक है। Ladakh is a desert in the mountain in the eastern part of Jammu Kashmir. Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. And there are very few trees that can grow in the region. In that region, for drinking water, people depend on melting snow during summer months. अब देखो क्या हुआ है, लद्दाख जैसे लद्दाख एरिया, अगर कभी आप लद्दाख घूमने गए होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि डेजर्ट है, रेगिस्तान है माउंटेन्स पर, ठीक है। और जो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का एरिया है, वो भी इसी तरीके का है कि जहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी है, ठीक है। और इतनी ज्यादा सर्दी है कि वहां पर समर्स में भी स्नो होती है, ठीक है। और उनको बहुत कम, मतलब हार्डली, बहुत रेनिंग कभी हो गई तो होगी, नहीं तो रेन्स भी उनको नसीब नहीं हो पाती, ठीक है, समर्स के टाइम। और दूसरी, वहां पर बहुत कम ट्रीज ग्रो हो पाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा क्लाइमेट है। और वो ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने वाला पानी होता है, वो किस पर डिपेंड है कि जब बर्फ को पिघलाकर वो अपना ड्रिंकिंग वाटर का इंतजाम करते हैं, पीने वाला पानी को इंतजाम करते हैं, ठीक है। People keep sheep and goats. Goats in this region are special because they produce pashmina wool. This wool is prized and pashmina shawls cost a lot of money, and the people in Ladakh carefully collect the wool of the goats and sell this to traders from Kashmir. Pashmina shawls are chiefly
woven in Kashmir. People eat meat, milk products like cheese, butter. Each family owns some goats, cows, and yak cows. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders, but it was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. These caravans carried textiles, spices, raw silk and carpets. अब देखो क्या है, जो कश्मीर वाला एरिया के बारे में हम पढ़ रहे थे, वहां पर क्या है, सभी लोगों के पास आपको शीप्स और गोट्स आपको उनके पास मिलेगी, क्योंकि उनका वो मेन एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, वहां पर पश्मीना वुल बहुत ज्यादा होती है वहां पे उस एरिया में। पश्मीना वुल के से शॉल्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, और जो गर्म कपड़े हो गए वो सब भी इनसे बनते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन गोट से ये स्पेशल टाइप ऑफ जो वुल निकलता है गोट्स और शीप से, उनको बहुत केयरफुली कलेक्ट करते हैं, गोट से निकालते हैं शीप से, और उसको सेल आउट करते हैं। ठीक है, कश्मीर से। और ये क्या होता है, जो यहाँ के लोग होते हैं वो मीट ज्यादा खाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा खाते हैं, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर का इतना सोर्स नहीं है, वहां पर एग्रीकल्चर इतना नहीं हो पाता, इतनी तरह के ट्रीज और क्रॉप्स नहीं उग पाती, इसलिए वो मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स पर डिपेंड है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि बीइंग अ डेजर्ट, अगर जैसे वहां पे डेजर्ट है, जिसका मतलब क्या है, लद्दाख में ऐसा नहीं कि लद्दाख में कोई ट्रेडर्स का शेयर, मतलब ट्रेडिंग नहीं होती वहां पर, खरीद बेच नहीं होती वहां पर, बहुत ज्यादा खरीद बेच होती है। और एक जहां पर क्या है कि जहां पर ये वुल वगैरह की, ये जो वुल वगैरह जो होती है, ठीक है, ये बेची जाती है सभी स्टेट्स पर। शॉल्स, वहाँ पे शॉल्स वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ वुलन ड्रेसेस बनाई जाती है, और ये पूरे इंटायर इंडिया में सेल आउट होती है। ठीक है, और वहाँ के स्पाइसेस वगैरह जो है, वहाँ पे स्पाइसेस वगैरह की फसल होती है, क्रॉप्स होती हैं, और ठीक है, और सिल्क कारपेट्स वगैरह बनते हैं वहाँ पर। ठीक है, बुद्धिज्म रीच द तिब्बत वाया लद्दाख। Ladakh is also a little Tibet. Islam was introduced in this region more than 400 years ago. There is a significant Muslim population here. Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems. Local versions of Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslims and Buddhists. देखो क्या है कि लद्दाख वाले एरिया है कि तिब्बत, आपको पता होगा कि तिब्बत जो कि चाइना का पार्ट है। ठीक है, अब क्या है, जो तिब्बत, इसको लिटिल तिब्बत कहा जाता है, ये लद्दाख को। ठीक है, और जहां पर क्या है कि बुद्धिज्म यहीं से ही निकला था, लद्दाख से। ठीक है, यहीं से सबसे पहले बुद्धिज्म शुरू हुआ था। और यहाँ पर क्या है, मुस्लिम्स की भी बहुत पॉपुलेशन है। और यहाँ पर क्या है कि एक तो ट्रेडिशन यहाँ का बहुत ज्यादा रिच है, यहाँ पे डिफरेंट सॉन्ग्स गाए जाते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में। ठीक है, और पोएम्स हैं वहाँ की, बहुत रिच पोएम्स हैं। और वहाँ पे केसर सागा नाम से कोई नेशनल एपिक, तिब्बत का कोई डांस है या कोई परफॉर्मेंस होती होगी वहाँ पर, और जो कि दोनों मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट होती हैं, दोनों मुस्लिम और बुद्धिस्ट द्वारा करा जाता है ये परफॉर्मेंस, केसर सागा। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये जो यहाँ पर पॉपुलेशन, जैसे कहा गया है ना कि यहाँ पर इस्लाम की यहाँ पे अराउंड 1.15 लाख की पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, ये तिब्बत में, तिब्बत नहीं सॉरी लद्दाख में, और 1.35 लाख बुद्धिस्ट है, मतलब सिर्फ 20,000 का डिफरेंस है दोनों ही में। तो दोनों ही यहाँ पे सबसे ज्यादा
आबादी वाले धर्म है। Kerala is a state in the southwest corner of India. It is surrounded by the sea on the one side and hills on the other. A number of spices like pepper, cloves, and cardamoms are grown in the hills, and it is spices that made this region attractive place for the traders to come here. The first and apostle of the Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly 1,000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. अब देखो क्या है कि केरल जो है ना, केरल साउथ वेस्ट पार्ट में पड़ता है हमारे इंडिया के, और ये क्या है, समुद्र से घिरा हुआ स्टेट है, और यहाँ पर डिफरेंट स्पाइसेस की खेती होती हैं, जैसे पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम्स वगैरह, ठीक है, जो काली मिर्च होती है और जो लौंग और ये इलायची होती है, इसकी यहाँ पे सबसे ज्यादा खेती होती है। और ये यहाँ पर स्पाइसेस भी बहुत ज्यादा, ये जो स्पाइसेस की जो यहाँ पर खेती होती है, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है इस एरिया को। और ये जो आप और यहाँ पर क्या है, अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, सेंट थॉमस, मतलब कोई क्राइस्ट का कोई होता होगा इनका, कोई क्रिश्चियंस का कोई भेजा हो, कोई मैसेंजर वगैरह होगा क्राइस्ट का, ठीक है, तो वो सेंट थॉमस नाम से वो सबसे पहले यहाँ पर 2000 साल पहले आया था, ठीक है, ये इस एरिया में, केरल में, ठीक है। Many Arab traders came and settled down here, and Ibn Battuta, who traveled here a little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he described the lives of Muslims and say that they are a highly respected community. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe, and Vasco da Gama landed with his ship here. बहुत सारे अरब ट्रेडर्स यहाँ पे केरल में आए थे, और इबिन बटूटा वहाँ उसमें से एक कोई ट्रैवलर था जो कि 700 साल पहले आया था, जिसमें कि उसने मुस्लिम्स के बारे में लिखा था कि वो हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है और वो सब है, ठीक है। और सी रूट, ये जो पोर्टुगीज थे, पोर्टुगीज यहाँ पे सी के रूट से आए थे यहाँ पर, ठीक है, समुद्र के रास्ते आए थे इंडिया में। और जब वैस्को ड गामा आया था यहाँ पर, शिप के थ्रू आया था, सी में, मतलब शिप में आया था वो इंडिया में, ठीक है, शिप के थ्रू इंडिया में आया था। बिकॉज ऑफ these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism। तो ये सभी रिलीजन वहाँ पे फॉलो होते हैं केरल में, ठीक है। The fishing nets used here look exactly like Chinese fishing nets and are called China Walla। कोई वहाँ की नेट्स, फिशिंग नेट्स जो होती है वो चाइनीज नेट्स की तरह दिखती है, और उसको ये चीना वल्ला भी कहते हैं। और इवन द यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चट्टी। चीना चट्टी कोई वहाँ पे बर्तन का नाम है जिससे कि वो फ्राई वगैरह करते हैं अपना खाना। It is believed that the word Chin could have come from China, and the fertile land and the climate are suited to growing rice, and majority of people here eat rice, fish, vegetables, ठीक है। ये सब क्या है, फिशिंग, चाइनीज, ये जो वर्ड्स है ना, जो ये हमने यूटेंसिल्स और इसके दिए हैं फिशिंग नेट्स के, ये इसका चाइना से इन्फ्लुएंस हुए हैं ये वर्ड्स, ठीक है। और यहाँ की लैंड और क्लाइमेट बहुत फर्टाइल है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा राइस और ग्रो होती है, और मेजॉरिटी लोग जो यहाँ पे राइस, फिश और वेजिटेबल्स खाते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और communication was not developed in past, as such people remained isolated in their own region। और वो क्या है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन पास्ट में नहीं था, इस वजह से ये खुद ही अपने एरिया में आइसोलेट हो गए थे। एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, और उन्होंने अपना कल्चर खुद बनाया, मतलब अपना कल्चर को भी डेवलप करने में इनको मुश्किल आई, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की कोई भी साधन नहीं थे।
और लैंग्वेज और फूड हैबिट्स को प्रमोट करने में, लाइवलीहुड को प्रमोट करने में इनको मुश्किल आई। For intense, people living near the sea took to fishing and trade, while the people living in fertile uh, plains took up farming and animal husbandry। ठीक है, तो ये एनिमल हस्बेंड्री और फार्मिंग वहाँ का मेन ट्रेड बन गया उस टाइम बाद। कुछ टाइम बाद जब समुद्र से लोग फिशिंग करना शुरू करने लगे तो वहाँ पर फिर ये खेती बाड़ी वगैरह भी शुरू हो गई। ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री भी शुरू हो गई। However, later on, transport and communication developed over a time, and also sometimes due to wars and natural disasters, people began moving from one place to another. As consequence, mixed influence could be seen in various regions of India. इस वजह अब क्या हुआ, जो ये नेचुरल डिसास्टर वगैरह आए और कुछ जंगें हुई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोग कुछ डिफरेंट एरिया के लोग डिफरेंट एरिया में मूव करने लगे, और इस वजह से ये डाइवर्स हो गया हमारा इंडिया। एंड इंडिया हैज आल्सो सीन द कमिंग ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, रूलर्स हु मेड दिस लैंड देयर होम, एंड दे वर इंडीड इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन कस्टम एंड कल्चर। और जो फॉरेन से ट्रैवलर्स वगैरह आए थे और रूलर्स थे, वो इंडिया में आके उन्होंने इस जमीन को अपना घर की तरह बना लिया, लोग घर की तरह रहने लग गए यहाँ पर, और अपने और इंडियन कल्चर और कस्टम से काफी इन्फ्लुएंस भी हुए, काफी प्रभावित भी हुए, और कंट्रीब्यूटेड बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ देयर ओन कल्चर रिजल्टिंग इन वंडरफुल सिंथेसिस दैट इज इंडिया। और इन्होंने क्या किया, बेस्ट अपने कल्चर को भी इन्फ्लुएंस किया यहाँ पर इंडिया में, और इससे क्या हुआ कि एक ये और खूबसूरत सिंथेसिस बन गया, खूबसूरत एक देश बन गया। India is a land of many religions. Addition to Hinduism, whose followers are in a majority here, our constitution declares a secular state where equal recognition and respect is given to all religions. Despite all this diversity, where people have different regional culture and religious background, we find a seamless and intermingling of different ways of life, resulting in unity in diversity. In his book Discovery of India, जवाहरलाल नेहरू से, देखो यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा रिलीजन कौन सा है, हिंदुइज्म है, मगर हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सभी स्टेट को सेक्युलर बनाता है और इक्वल यहाँ पर रिस्पेक्ट सभी रिलीजन को दी जाती है। Despite all diversity, where people have different religion and culture and religious background, यहाँ पे सबका different culture और religion background है, ठीक है, और ये हमारी डाइवर्सिटी में यूनिटी लाता है। इन दिस बुक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, एक बुक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें इसने इंडियन यूनिटी के बारे में लिखा था। इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड, बट rather it was something deeper within its fold, and its widest tolerance of beliefs and custom, practice and every variety of acknowledge and even encourage। यहाँ पर क्या है, ये जो हमारे डिफरेंट हमारे इंडियन यूनिटी है, हमारे सभी लोगों में, ये कोई बाहर से नहीं आई, ये हमारे इंडिया में खुद थी, और काफी इवन ये खुद ही डेवलप हुई थी हमारे इंडिया में। और यहाँ पर सभी रिलीजन के लिए टॉलरेंस और सभी बिलीव्स, सभी कल्चर के लिए बिलीव्स और टॉलरेंस हम सभी लोगों में आया, और हम सभी को एनकरेज करने लगे, ठीक है, और सभी को एक समान समझने लगे। और वो पॉइंट द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और इससे हमारी इस बुक का नाम यूनिटी इन डाइवर्सिटी पड़ा। Diversity, its importance in our life. We have seen that India has an amazing diversity in food, clothes, religion, custom, tradition, and reason. These diverse aspects show the mix of several influences that were absorbed over centuries and now a significant part of our unique heritage. और ये क्या हुआ कि इंडिया एक अमेजिंग डाइवर्सिटी थी, ठीक है, फूड और क्लोथ्स, रिलीजन में, कस्टम, ट्रेडिशन में, और एक मिक्स था इन सभी चीजों का हमारी सोसाइटी में, और जो कि सेंचुरीज से था, कई सालों से, कई सेंचुरीज से था, ठीक है। और ये
इसने हमारे लाइफ्स को भी एनरिच कर दिया और हमें बहुत सारी कॉपरेशन हारमोनियस लिविंग मतलब सभी को हम एक समान समझना और सभी को कॉपरेट करके चलना, ये सब वैल्यूज इसने दी डाइवर्सिटी ने। और हमें टॉलरेंस सिखाया, ठीक है, और सभी लोगों की रिस्पेक्ट करना सिखाया। एंड हैविंग अ डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है, सभी रिलीजियस बिलीव्स के लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट देना और सोशल कस्टम्स को इक्वल रिस्पेक्ट देना। और इससे हमारी यूनिक आइडेंटिटी बनी एज एन इंडियन इन स्पाइट ऑफ अवर स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड रीजनल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस। और ये इवन इतना रिलीजियस डिफरेंस और कल्चर डिफरेंस भी होने के बाद भी diversity gives us important sense of oneness and which came to fore against the British rule during our glorious freedom movement। और इससे हमारे फ्रीडम मूवमेंट को भी बढ़ावा मिला और हमारा देश ब्रिटिशर से आजाद हुआ। ठीक है, बाकी ये जो थोड़ा सा पोर्शन है ये मेरे को वापस रिकॉर्डिंग क्लोज होने वाली है, ठीक है, इसके बाद फिर मेरे को दोबारा कनेक्ट करके इसको कंप्लीट करा दूंगा। बाकी ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये हम कल करेंगे, इसके साथ नेक्स्ट चैप्टर भी साथ में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपनी क्लास काफ़ी है, इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना और उसमें कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में। गुड आफ्टरनून सर।